नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। खबरदार, मोदी सरकार के बड़े मंत्री एमजे अकबर क्या मी टू मुहिम के तूफान से बच निकले हैं? खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत हम इसी आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एमजे अकबर को अपनी सरकार का सहारा मिल गया है। आज वो करीब हफ्ते भर बाद वापस देश लौटे हैं, जिस हफ्ते भर में अकबर के खिलाफ आरोपों का ऐसा तूफान उठ चुका था, जिसमें सरकार और बीजेपी से लगातार जवाब मांगे जा रहे थे कि एमजे अकबर के बारे में जो आरोप लग रहे हैं उस पर सरकार क्या सोचती है और क्या एमजे अकबर को मंत्री पद से सरकार हटाएगी। ऐसा माना जा रहा था कि अकबर जैसे ही देश वापस लौटेंगे उनसे सरकार आरोपों पर जवाब मांगेगी, और ऐसी अटकलें भी थी कि अकबर से इस्तीफा भी मांगा जा सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि अब तक आरोपों पर चुप रहे एमजे अकबर ने आज दोपहर एक बयान जारी करके अपनी चुप्पी तोड़ी, जिस बयान की भाषा ये बताती है कि अकबर जिन आरोपों पर क्लीन बोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे थे उसे अब वो नो बॉल बता रहे हैं। तो सुनिए, आज पहली बार मोदी सरकार के बड़े मंत्री एमजे अकबर ने कैमरे पर क्या कहा जब अकबर से आरोपों के बारे में सवाल किए गए थे। तो There will be a statement later on. There will be a आगे जाइए। Will you be resigning, sir? Will you be resigning, sir? आज पूरे देश की मीडिया की नजर एमजे अकबर थी, क्योंकि अकबर अफ्रीका के दौरे से भारत लौट रहे थे। सभी मीडिया पर्सन्स ये सुनना चाह रहे थे कि आखिर यौन उत्पीड़न, शोषण, यौन दुर्व्यवहार के जो आरोप एमजे अकबर पर करीब 14 महिलाओं ने लगाए थे उस पर अकबर की क्या सफाई है। जिन महिलाओं ने उन पर आरोप लगाए थे उनमें सबसे पहले नाम पत्रकार और लेखिका प्रिया रमानी का है, जिन्होंने एमजे अकबर पर गलत नियत और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि उन्हें अकबर ने होटल में इंटरव्यू के लिए बुलाया था, शराब पीने का ऑफर दिया था, हिंदी गाने सुनाए। पत्रकार और लेखिका गजाला वहाब ने भी एमजे अकबर पर यौन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वहाब का यह दावा था कि एमजे अकबर उन्हें भी अपने कैबिन में बुलाया करते थे, फालतू की बातें किया करते थे, यौन उत्पीड़न किया करते थे। पत्रकार शुतापा पॉल का आरोप था कि एमजे अकबर गलत नियत से उन्हें गले लगाते थे, वो अक्सर करीब आने की कोशिश किया करते थे। पत्रकार शुमा राहा का यह आरोप था कि एमजे अकबर ने 1995 में उन्हें भी इंटरव्यू के लिए एक होटल में बुलाया था। पत्रकार और लेखिका सबा नकवी ने भी एमजे अकबर पर गलत नियत और यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उनका दावा था कि अकबर अक्सर उन्हें अपने कैबिन में बुला लिया करते थे, कभी कभी उनके अपार्टमेंट में भी पहुंच जाया करते थे, न उनके चाहते हुए भी। 14 महिला पत्रकारों और लेखिकाओं में से 2 विदेशी महिला पत्रकारों ने भी एमजे अकबर पर यौन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन हफ्ते भर से चल रहे इन आरोपों और दावों की आंधी के बीच एमजे अकबर देश लौटे तो उनकी तरफ से जवाब आना बहुत जरूरी था, क्योंकि खामोशी इन आरोपों और दावों का जवाब बिल्कुल नहीं हो सकती थी। वो मोदी सरकार में अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं और इसीलिए एमजे अकबर को लेकर सरकार पर भी भारी दबाव था। दोपहर बाद एमजे अकबर ने एक बयान जारी किया, उसमें एमजे अकबर ने क्या कहा, सबसे पहले ये हम इस बयान से आपको बताएंगे। तो मुख्य अंश आपको पहले बयान के हम बताते हैं। मेरे खिलाफ लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं, जिन्हें दुर्भावना से मिर्च मसाला लगाकर बनाया गया। मैं पहले इसलिए जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं आधिकारिक विदेश दौरे पर था। बिना सबूत आरोप लगा देना कुछ लोगों के बीच वायरल फीवर बन गया है। अब जब मैं लौट आया हूं तो जो भी केस हो, मेरे वकील इन बेबुनियाद आरोपों पर कानूनी कार्रवाई का निर्णय करेंगे। मेरे खिलाफ ये कैंपेन प्रिया रमानी ने 1 साल पहले एक मैगजीन के लेख द्वारा शुरू की थी। उन्होंने उस वक्त मेरा नाम नहीं लिया था क्योंकि उन्हें पता था कि ये कहानी झूठी है। जब उनसे अभी पूछा गया कि उन्होंने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं था तो फिर इसमें स्टोरी क्या है? लेकिन जो कभी हुआ ही नहीं, उसी को आधार बनाकर संकेतों, अटकलों और अपशब्दों का माहौल बना लिया गया। कुछ कहासुनी बताने लगे, कुछ ये भी कह रहे थे कि मैंने कुछ किया भी नहीं।
जैसे शुताप्ता पॉल ने कहा कि मैंने कभी उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। शुमा राहा ने भी कहा कि मैंने असल में कुछ भी नहीं किया था। एक महिला अंजू भारती जो आरोप लगाने की इस हद तक गई कि मैं स्विमिंग पूल में पार्टी कर रहा था जबकि मैं तैरना भी नहीं जानता। मेरी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश में एक और आरोप गजाला वहाब ने लगातार लगाए कि उनका ऑफिस में 21 साल पहले यौन उत्पीड़न हुआ था। जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया उससे भी 16 साल पहले की बात है, जब मैं मीडिया में था। सिर्फ एक ऑफिस एशियन एज में मैंने उनके साथ काम किया, जहां संपादकीय टीम एक छोटे से हॉल में काम करती थी। ऐसी कोई भी बात एक छोटे से ऑफिस में हो सकती है, इस पर भरोसा करना ही मुश्किल है। ये याद रखना भी जरूरी है कि रमानी हो या वहाब, दोनों इन कथित घटनाओं के बाद भी मेरे साथ काम करती रहीं, जो साबित करता है कि उनको कोई डर या असुविधा नहीं थी। इसीलिए इनमें से कोई इतने लंबे समय तक कोई शिकायत लेकर कहीं नहीं गई, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। क्यों ये तूफान आम चुनाव से कुछ महीने पहले उठाया गया? क्या इनके पीछे कोई एजेंडा है? झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन इनमें जहर होता है जो सनक फैला सकता है। ये बहुत दुखद है। मैं उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो एमजे अकबर ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा तो बताया ही, साथ ही साथ उन्होंने इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा होने की बात भी एक तरह से कह दी। जब एमजे अकबर से इसे आने वाले चुनाव से उन्होंने जोड़ दिया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अकबर के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और बीजेपी एक असमंजस की स्थिति में थी। शायद ये समझ में उन्हें नहीं आ रहा था कि आरोपों पर सरकार की इमेज को बचाया जाए कि एमजे अकबर को बचाया जाए, क्योंकि ऐसा रास्ता पहली नजर में तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था कि इन मामलों को लेकर सरकार की इमेज और एमजे अकबर दोनों बच जाते। और इसीलिए 7 दिन से लगातार बीजेपी के प्रवक्ता एमजे अकबर के मामले में चुप्पी साधे हुए थे। बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछा जाता रहा था तो वो या तो कुछ बोलते ही नहीं थे या कहते थे कि सरकार फैसला करेगी। उधर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जब एमजे अकबर के मामले में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। सरकार की तरफ से आरोपों के 4 दिन बाद पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री बोली थी और वो थी स्मृति ईरानी। सरकार की तरफ से इशारे दिए जाने लगे थे कि एमजे अकबर देश से लौटेंगे तो उनसे जवाब लेकर फैसला कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? पहले आप सुनिए कि किस तरह से सरकार एमजे अकबर पर सवालों से बचती रही और किस तरह से फिर एमजे अकबर के लौटने और उनकी सफाई का इंतजार करने की बात सरकार कहने लगी। These are serious allegations leveled against Mr. MJ Akbar. These are sexual harassment allegations. You're a woman minister in charge. Yes, ma'am. Will there at least be an internal probe, man? Will there be a probe, man, on the allegations? Sitharaman, can I also ask you about the allegations against Mr. MJ Akbar? Can I please ask you about the allegations against Mr. MJ Akbar? I think that it is for the gentleman concerned to issue a statement, not for me, because I was personally not present there. लेकिन कल जब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने एमजे अकबर पर कुछ कहा और जिस तरह से वो बोले, उससे संकेत मिल गए कि सरकार एमजे अकबर को हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए आज एमजे अकबर ने भी अपनी सफाई में जो बयान जारी किया है उसमें वो आरोपों पर हमलावर दिखाई दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तो नो एक्शन वाले संकेत पहले ही दे दिए थे और इसके पहले ही इसके बड़े इशारे आज तक के विशेष कार्यक्रम पंचायत आज तक में मिल गए थे, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर एमजे अकबर पर एक्शन लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया था। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी नेतृत्व के काफी करीबी हैं और इसीलिए तोमर साहब की बातों का वजन भी बहुत ज्यादा है। वहीं से हमें इशारे मिल चुके थे कि एमजे अकबर अपना विकेट बचा ले जाएंगे। सुनिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने भोपाल में हमारे कार्यक्रम पंचायत आज तक में एमजे अकबर पर क्या कहा था। सर, मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा के सांसद हैं एमजे अकबर, जिन पर इस वक्त 10 महिलाओं ने मॉलेस्टेशन का, शोषण का आरोप लगाया है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पे मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आप उज्ज्वला स्कीम से महिलाओं को हो रहे फायदे की बात करते हैं, एक आदमी इस वक्त सेक्सुअल मॉलेस्टेशन का लगातार आरोप झेल रहा है, 10 महिलाएं उस पर शिकायत कर चुकी हैं, आज की तारीख में भी कैबिनेट में वो आपका साथी है, ऐसा क्यों है? देखिए, एमजे अकबर का साहब का जो विषय है वो सामने लोगों के आया है और उस पर एमजे अकबर साहब की अभी सफाई नहीं आई, तो अभी विषय एक तरफा ही चल रहा है। आपने मांगी है सफाई उनसे? तो इसलिए जब एक बार एमजे अकबर साहब का बयान आ जाए
तो उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे कि सच क्या है। नहीं सर, बयान तो माना जाता है, जो आरोपी होता है उससे आप कहते हैं कि बताइए, ये तो व्हाट्सएप का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, जवाब तो आप नहीं, 1 मिनट में ले सकते हैं। 4 दिन हो चुके हैं आरोप लगे। वो आने वाले हैं, आने के बाद वो अपनी बात कहेंगे। सर, वो वहां पे महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, नाइजीरिया में जाके बोल रहे हैं कि महिलाओं को ख्याल में रखना चाहिए वरना बड़ी ज्यादती हो रही है महिलाओं के साथ, और उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो या राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और मैंने आपको कहा कि एमजे अकबर साहब अपनी सफाई एक बार दे दें, सच क्या है उस पर हम भी टिप्पणी देंगे और जो विषय सामने आएगा उस पर कार्रवाई। इतना हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने एमजे अकबर से सफाई मांगी है, उनको जवाब देना होगा, क्योंकि अब तक हमने सुना नहीं है किसी से कुछ भी। नहीं, मैंने कहा ना, चूंकि अभी एमजे अकबर साहब यहाँ नहीं थे इसलिए वो बात आगे तो वापस बुला लेते सर उनको। आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बहुत चिंतित हूँ। आ जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार के एक मंत्री पर 10 महिलाएं आरोप लगाती हैं और आप कह रहे हैं कि आप चिंतित नहीं। मैं तो वाकई में बहुत चिंतित हूँ सर। मैं भी चिंतित हूँ, सरकार भी चिंतित है, लेकिन एमजे अकबर साहब को आने दीजिए। एमजे अकबर साहब ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको ढूंढा जाना मुश्किल हो। वो आएंगे, अपनी बात कहेंगे और निश्चित रूप से अगर कोई अन्याय है तो वो न्याय में बदला जाएगा। अन्याय है तो न्याय में बदला जाएगा, यानी कि जो महिलाओं ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों पे सरकार गंभीरता से कुछ ना कुछ जांच करके कार्रवाई करेगी, क्योंकि महिलाएं कह रही हैं कि एमजे अकबर के इस्तीफे देने का वक्त आ चुका है। मैंने कहा ना कि एमजे अकबर साहब का तो कम से कम पक्ष सुनना चाहिए ना। न्याय और निर्णय तो तभी आना चाहिए जब दोनों पक्षों की बात सामने आ जाए लोगों के। बड़े मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात आपने सुन ली। मतलब ये कि एमजे अकबर आरोपों पर क्लीन बोल्ड होने थे, लेकिन आउट होते होते बच गए। इससे पहले ही सरकार ने आरोपों को नो बॉल करार देने वाले इशारे करने शुरू कर दिए थे। यहां सवाल यह भी है कि ऐसा क्यों लगने लगा, और वो भी तब जब पहले ये अंदर ही अंदर संकेत दिए जा रहे थे कि एमजे अकबर जैसे ही देश लौटेंगे उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा। सरकार के लिए एमजे अकबर जरूरी हैं या फिर उन्हें न हटाना सरकार की राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी के अंदर से बात आ रही थी कि सरकार सीरियस है और अकबर को हटाने पर फैसला हो सकता है। वैसे भी आम चुनाव के 7-8 महीने ही रह गए हैं, तो कोई केंद्रीय मंत्री अगर पद से हट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब है, इसलिए एक राय ये भी होगी कि एमजे अकबर के आरोप पर सरकार की इमेज पर असर पड़ेगा, लेकिन दूसरा रिस्क ये भी होगा कि अगर एमजे अकबर को हटाया गया तो कहीं ये बड़ा राजनीतिक एजेंडा ना बन जाए। इसलिए बहुत संभव है कि दूसरा राजनीतिक रिस्क ले लिया जाए कि एमजे अकबर को नहीं हटाया जाएगा। एक दूसरा विचार ये भी आया कि एमजे अकबर के खिलाफ कोई कानूनी केस नहीं है, आरोप भी मंत्री बनने के बरसों पहले के हैं। सरकार के लिए एमजे अकबर को न हटाने का फैसला और भी आसान होगा, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है। हम आपको ये भी आइए बता देते हैं कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष भी एमजे अकबर के मामले में बहुत मुखर नहीं है, जिससे सरकार को एमजे अकबर पर फैसला करने में आसानी हुई होगी। 8 अक्टूबर यानी कि सोमवार से एमजे अकबर पर पहली बार आरोप लगने शुरू हुए। सोशल मीडिया से बात होते होते मुख्य धारा की मीडिया में आई। सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साध ली, लेकिन विपक्ष के नेता भी इस मामले में नर्म ही रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का सिर्फ एक ट्वीट आया जिसमें राहुल गांधी ने मी टू मुहिम को लेकर सामान्य सी बात की। राहुल गांधी ने 11 अक्टूबर को अपने ट्वीट में लिखा था कि अब समय आ गया है कि हर कोई महिलाओं का सम्मान करना सीखे। मुझे खुशी है कि जो ऐसा नहीं करते उनके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। बदलाव लाने के लिए सच को जोर से बोलने की जरूरत है। ये ट्वीट सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष ने किया था। तो जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफे की बात तो दूर एमजे अकबर का नाम लेने से भी बच गए, तो फिर कांग्रेस के दूसरे नेताओं की बात का वजन कहां है और वजन कैसे रहता। दूसरे मुद्दों की तरह कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक हाल फिलहाल में दिखाई दे रही थी, वैसा एमजे अकबर के मामले में कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, और इस पर नरमी साफ साफ कांग्रेस की दिख रही थी। तो कांग्रेस के प्रवक्ता आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो अर्थव्यवस्था और राफेल जैसे मुद्दों पर उन्होंने निशाना साधा, लेकिन एमजे अकबर पर जवाब तभी दिया गया जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा। अपने आप कांग्रेस के नेताओं ने एमजे अकबर पर कुछ नहीं कहा। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर हिंदुस्तान वापस आ गए हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोप है उस पर वो स्टेटमेंट जारी करेंगे। इस्तीफा भी उनका हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर क्या राय रखती है? मीटिंग को लेकर उन पर 14 से ज्यादा महिलाओं ने आरोप लगाए।
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इसमें अपनी स्थिति पहले दिन से स्पष्ट की है। मुझे इस पे आज ये एक बात कहनी है। प्रधानमंत्री जी, आप क्यों चुप हैं? ये सरकार की मर्यादा का, प्रतिष्ठा का नहीं, मर्यादा का सवाल है, और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी सवाल है। जो प्रधानमंत्री हर विषय पे बोलते हैं, इस देश में इतनी बड़ी बहस चल रही है और जो आरोप लग रहे हैं, देश इनसे, प्रधानमंत्री जी से कुछ सुनना चाहता है। इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं सुनना चाहती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, आप मौन तोड़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं कि आपकी सोच क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। हैरानी की बात है कि इस पे प्रधानमंत्री जी का अभी तक किसी को नहीं माना। अब कांग्रेस के जो नेता या प्रवक्ता एमजे अकबर के मुद्दे को गंदा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, वो भी सामान्य पॉलिटिकल स्कोरिंग ही दिखाई दे रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिलहाल तो यही दिख रहा है मुद्दे की उम्र ज्यादा नहीं है, या फिर हो सकता है कि सबकी अपनी अपनी कमजोरियां हों और इसीलिए इसे कोई भी बड़ा मुद्दा बनाना नहीं चाहता। सरकार भी निश्चित तौर पर बैकफुट पर थी, लेकिन उसे बच निकलने का मौका मिल गया, या ये मौका सीधे सीधे कांग्रेस सरकार को दे दिया। मीटू के मामलों में संवेदनशील दिखने के लिए सरकार ने अपनी मंत्री मेनका गांधी को पहले तो आगे किया। निश्चित तौर पर कोई सरकार ये नहीं दिखाना चाहती कि यौन उत्पीड़न के पीड़ितों पर संवेदनहीन है वो। सरकार ने 4 रिटायर्ड जजों की एक विशेष कमेटी बनाने का जो ऐलान किया है, तो ऐसे मामलों की जांच करके इन पर आगे का सिर्फ रास्ता ही सरकार सुझाएगी, ठोस कार्रवाई नहीं करेगी। We have put in a group of judges who will then examine some of the cases in an independent and free style and advise us and advise them and us on where we should go from here. इन सब बातों से आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सरकार कितनी गंभीर है। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि B2 की आंधी से राजनीति ने अपने आप को बचा लिया है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। सबसे ज्यादा निशाने पर फिलहाल बॉलीवुड है, राजनीति नहीं, क्योंकि फिल्मी सितारों की ज्यादा चर्चा भी होती है। कई बड़ी महिला फिल्मकारों ने आज बयान जारी करके कह दिया है कि उन लोगों के साथ फिल्म उद्योग काम ना करे जो यौन उत्पीड़न के आरोपों में दोषी सिद्ध होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख करते हैं और खबरदार में अब खबर AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां आतंकवादी के लिए हमदर्दी वाली देशद्रोही हरकतें पूरे देश ने देख ली कि कैसे आतंकवादी मन्नान वानी के जनाजे की नमाज पढ़ने की कोशिश की गई थी। जिस गुरुवार को भारतीय सेना ने कश्मीर के कुपवाड़ा में जिस आतंकवादी को मार गिराया था, आतंकवादी मन्नान वानी तो चला गया, लेकिन अपने हमदर्दों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो छोड़ गया। अब मन्नान वानी के हमदर्द AMU में नए हंगामे की धमकी दे रहे हैं। ये उन 2 छात्रों पर केस वापस लेने की मांग कर रहे हैं जो आतंकी मन्नान वानी के लिए AMU में शोक सभा लगाकर बैठे हुए थे। इन 2 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया था और इन दोनों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब इस सोच वाले छात्रों के समर्थन में दूसरे छात्रों को बहकाया जा रहा है। AMU छात्र संघ का एक पूर्व उपाध्यक्ष सज्जाद इस मामले को भड़काने में जुटा हुआ है। सज्जाद खुद कश्मीर का है और उसका एक वीडियो जमकर आजकल वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। जो बातें करनी थी कह दी। नाउ योर टर्म इज ओवर। ठीक, आई विल डू माय पार्ट। आपने जो कहना था कह दिया। और देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे आप कुछ करिए मत करिए भाई भाई। एक डाइवर्स कल्चर में रह रहे हैं, दूसरे को उकसा रहे हैं कि कश्मीरियों को मारो। आप समर्थन दे रहा है बाकी लोग। फिर आप रिटर्न में तो दे देते जो कुछ नहीं आप। लंबे समय से चले आ रही संतों की मांग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बहुत जल्द इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान शनिवार की शाम यानी कि कल इलाहाबाद में कुंभ मार्गदर्शक मंडल की बैठक के बाद किया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राज्यपाल राम नाईक ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी है। पहले मुगल सराय, अब अल्लाहाबाद यानी इलाहाबाद का नाम बदलने वाला है। योगी राज में नाम बदलने का सिलसिला आखिरकार इलाहाबाद तक पहुंच ही गया। योगी के मुताबिक इसकी मांग साधु संत ही नहीं, तमाम लोग कर रहे थे। यहाँ के प्रबुद्ध जनों की ओर से भी उनका सबका एक नाम, इस प्रकार का एक प्रस्ताव ये भी आया है कि इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज होना चाहिए। और मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने भी इस पर अपनी सहमति दी है। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा होना चाहिए कि प्रयागराज इसका नाम है। तो ये साफ हो गया कि संगम की खूबसूरती वाला शहर इलाहाबाद अब इलाहाबाद नहीं रहेगा, जल्द ही इसका नाम बदलकर प्रयागराज हो जाएगा। योगी ने ये ऐलान कुंभ मेले के आयोजन को लेकर हुई बैठक के बाद किया। बैठक में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक भी बतौर अध्यक्ष मौजूद थे। योगी के मुताबिक प्रयागराज नाम पर उनकी भी सहमति है। योगी सरकार जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर सूबे के राज्यपाल राम नाईक की सहमति के लिए भेजेगी और फिर उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसकी मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है। जहां तक साधु संतों की बात है तो मुख्यमंत्री ने नाम बदलने का ऐलान जैसे ही किया, उनके चेहरे चमक गए। ऐसा लगा मानो मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। इलाहाबाद का नाम प्रयाग होने जा रहा है, कैबिनेट में बहुत जल्दी पास होगा। मुझे लगता है कि अगली मंगलवार को आप सुनेंगे इलाहाबाद का नाम प्रयाग हो गया। बस मुख्य बात है। आप लोगों की नाराजगी थी? अब कोई नाराजगी नहीं है। जब इलाहाबाद का नाम प्रयाग, फिर नाराजगी की बात की। चूंकि ये ऐलान 5 राज्यों के चुनाव और 2019 के महाचुनाव से पहले किया गया है, लिहाजा इसके सियासी मायने भी हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि नाम बदलने का विरोध न तो कांग्रेस कर रही है न समाजवादी पार्टी। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हमें लगता है आज जनता को मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जिसका वादा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की सत्ता में आई थी, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हर एक चीज में वो फेल हो चुकी है। कि ठीक है वो ये सब करें, लेकिन कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं देने का उन्होंने वादा किया था उसके ऊपर भी बोले। उधर समाजवादी पार्टी में तल्खी कुछ ज्यादा ही है। उनके मुताबिक नाम बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, जरूरत नाम बदलने की नहीं, हालात बदलने की है। इस तरीके की जुमला करने वाली पार्टी नाम बदलने वाली राजनीति कर रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को इस अध्याय को आगे बढ़ाना चाहिए। रुपए का नाम बदल के डॉलर कर देना चाहिए, चाहे शायद इस देश के लोगों को राहत मिले। पेट्रोल डीजल का नाम बदल के कुछ और कर देना चाहिए, शायद इस देश के लोगों को राहत मिले। इस सरकार को, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र की हो, नाम बदलने की राजनीति से लोगों को बेवकूफ बनाना, धोखा देना बंद करना चाहिए और काम करने की राजनीति चलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की सियासत का ताल्लुक धर्म और इतिहास से रहा है। जहां तक इलाहाबाद की बात है, इतिहासकारों के मुताबिक मुगल बादशाह अकबर 1573 के आसपास यहां आया था। उसने संगम तट पर किले का निर्माण कराया। इसी दौरान अकबर ने नगर का नाम प्रयाग से बदलकर अल्लाहाबाद रख दिया। बाद में इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाने लगा। अब 445 साल बाद नाम बदलने वाला है। वही सीएम योगी जल्द ही फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या करने की दिशा में कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। पंकज श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलते ही नाम बदलने लगते हैं। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं और सत्ता में आए हैं, उन्होंने इस परंपरा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है।
कुछ दिन पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया। नेताओं और जनता की मांग पर कानपुर जिले में स्थित पनकी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पनकी धाम कर दिया गया। आगरा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने का प्रस्ताव कर दिया गया। बरेली हवाई अड्डे का नाम नाथ नगरी करने को कहा गया, जो शहर का पुराना नाम बताया जाता है। इसके साथ ही कानपुर के चकेरी हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव भी कर दिया गया है और इस पर जल्द ही अमल किए जाने की भी पूरी संभावना है। तो सिर्फ नाम ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद तमाम जगहों पर भगवा रंग चढ़ना भी शुरू हो गया है। सचिवालय का रंग भगवा हो गया, फिर थानों को भगवा रंग में रंग दिया गया, सरकारी बसों पर भगवा रंग चढ़ गया। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के साथ ही उसका रंग भी भगवा कर दिया गया। सरकारी इमारतों का रंग बदलने के दौरान लखनऊ के हज हाउस को भी भगवा रंग से रंग दिया गया और हद तो तब हुई जब टोल के बाद टॉयलेट तक का रंग बदलकर भगवा कर दिया गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ की डांट के बाद टॉयलेट्स की भगवा टाइल्स को हटा लिया गया। ये योगी आदित्यनाथ ने डांटा तब हुआ। तो प्रयागराज का इतिहास हजारों साल पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार बाढ़ से जब हस्तिनापुर तबाह हो गया तब पांडव कुल के राजा इसी प्रयाग में रहने चले आए। वहीं कौशाम्बी जाते समय कई बार गौतम बुद्ध ने भी, यानी कि भगवान बुद्ध ने भी प्रयाग में अपना डेरा डाला था। अशोक ने शांति संदेश को पत्थर के खंबे पर खुदवाकर कौशाम्बी में खड़ा किया। वही खंबा आज प्रयाग के किले में भी मौजूद है। प्रयाग के रास्ते ही शकों और कुषाणों की सेना पाटलिपुत्र यानी कि पटना पहुंची थी। प्रयाग से ही गुप्त सम्राटों का उदय हुआ था। समुद्रगुप्त जब दिग्विजय के लिए निकला था तब नाग राजाओं ने उसके घोड़ों को प्रयाग के पास ही रोका था, लेकिन उसके लड़ाकों ने नागों की शक्ति खत्म कर दी और अपने दिग्विजय का वर्णन जिस स्तंभ में किया गया था उसी पर अशोक ने अपने शांति का संदेश भी लिखवाया था। या आप यूं कहें कि अशोक का शांति का संदेश वहीं खुदा है। इलाहाबाद शहर भारत के मुख्य तीर्थ स्थानों में गिना जाता है। इसे पुराने नाम प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसीलिए इसे तीर्थों का राजा भी कहते हैं। दोनों को मिला दें तो ये प्रयागराज बन जाता है। प्रयागराज तो इसे प्रयाग तीर्थों का राजा उसी नाम से है, इसी नाम से था। इलाहाबाद बीच में हो गया था किन्हीं कारणों से। इतिहास उठा के देखा जाए तो उसमें पहले भी प्रयाग ही बोला जाता था और तीर्थराज प्रयाग बहुत ही पावन धरती है हमारे इलाहाबाद शहर की, तो इसका नाम जिस हिसाब से रखा है योगी जी ने बहुत अच्छा रखा है। हिंदू धर्म की एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद सर्वप्रथम यज्ञ यहीं पर किया था। इसी प्रथम में से प्र निकला और यज्ञ में से याग, इन्हीं दोनों शब्दों को मिलाकर प्रयाग बना और इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ गया। लेकिन सबसे आम धारणा यही है कि ये दो नदियों के संगम पर बसा है, इस वजह से इसे प्रयाग कहा जाता है। ब्रह्मा जी के प्रथम यज्ञ के साथ भी इसको हम जोड़ते हैं, लेकिन प्रयाग शब्द जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है अपने आप में एक प्रयाग हो जाता है। आप जाएंगे उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ से आपको विष्णु प्रयाग देखने को मिलेगा, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, अनेक प्रयागों के दर्शन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिस प्रयाग स्थल की चर्चा है वो पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, इसलिए ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। लेकिन 15वीं सदी में मुगल शासक अकबर के आने के बाद प्रयाग का नाम बदल गया। अकबरनामा और आईने अकबरी समेत मुगलकालीन ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि 1574 में अकबर ने एक किले की नींव डाली। उसने नए शहर का नाम अल्लाहाबाद रखा। बाद में इसका नाम इलाहाबाद हो गया, जो अरबी शब्द इलाह और फारसी शब्द आबाद से मिलकर बना था। हिंदी में इन शब्दों का मतलब होता है ऐसा शहर जहां ईश्वर या भगवान रहते हैं। देखिए, इलाहाबाद का नाम अगर इतिहास में अगर हम बात करते हैं तो इलाहाबाद कभी नहीं था सिवाय 16वीं शताब्दी को छोड़कर, जब एक विदेशी आक्रांता जो बाहर से आए जिसका वंशज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ और उसने 1576 में और क्रमशः बाद में 1583 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद रखा और बाद में यह नाम इलाहाबाद हो गया। लेकिन अगर इसके नाम को हम देखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो तंत्र ग्रंथ हो, चाहे वो कालिदास का ग्रंथ हो,
सब जगह इसका नाम प्रयाग है। इसका नाम तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थों का ये राजा माना गया है। अब साधु संतों की अपील के बाद योगी सरकार ने इसका नाम फिर से प्रयागराज करने का ऐलान किया है। पंकज श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत की नकल करने पर उतर आए हैं। इमरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए झाड़ू उठा ली। अगले 5 साल में पाकिस्तान को यूरोप जितना साफ बनाने का वादा किया। हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे और ये जिम्मेवारी हम सबकी है। हम दिन ब दिन अपने मुल्क में गंदगी फेंकते हैं, दरियाओं को हम पलूट करते हैं। तस्वीरों और बयानों से साफ है कि इमरान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने निकल पड़े हैं। नकलची इमरान हिंदुस्तान में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान की हूबहू नकल कर रहे हैं। इसी की तर्ज पर उन्होंने पाकिस्तान में सफाई अभियान छेड़ा है। भारत में जहां इसका नाम स्वच्छ भारत अभियान है, वहीं पाकिस्तान में इमरान ने इसे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान नाम दिया है। इसी के तहत इमरान शनिवार को इस्लामाबाद में एक स्कूल पहुंचे और पौधा लगाया। सरकारी टीवी चैनल का कैमरा और माइक मौजूद था। इमरान ने पौधा लगाया और उसमें पानी दिया और फिर लड़कियों से ग्लोबल वार्मिंग पर सवाल जवाब शुरू कर दिए। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? क्या है ग्लोबल वार्मिंग? Increase of harmful gases in the atmosphere. The increase in the global atmosphere temperature. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान किधर है? 7th। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे पीएम मोदी बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं और उनसे बातें करते हैं, लेकिन फर्क बस इतना था कि इमरान साफ तौर पर नकल करते दिख रहे थे। मोदी जहां बच्चों से सहज होकर बातचीत करते हैं, वहीं इमरान अपना ज्ञान कुछ ज्यादा ही झाड़ते दिखे। जो सबसे मुतासर होने वाले मुल्क हैं उसमें से पाकिस्तान 7 नंबर पे। उससे क्या होगा? नहीं, उससे ये होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएंगे बारिशें कम होंगी। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, हमारा जो ज्यादातर पानी दरियाओं में आता है वो ग्लेशियर से आता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे। दरअसल हिंदुस्तान की नकल में इमरान ने झाड़ू तो थाम ली, लेकिन उसके इस्तेमाल के मामले में वो मोदी से फिसड्डी साबित होते दिखे। मोदी जब भी सफाई करते हैं, पूरी सफाई के साथ झाड़ू चलाते हैं। उसी सफाई से कचरे को किनारे लगाते नजर आते हैं। लेकिन इमरान ने झाड़ू को भी बल्ला बना लिया, कंधे से ऊपर हवा में लहराते नजर आए। और फिर जब साफ सुथरे स्कूल में इकट्ठा घास को किनारे लगाने की बारी आई तो नौसिखिए और नकलची इमरान बेनकाब होते नजर आए। सफाई मुहिम का आगाज कर रहे हैं, झाड़ू उनके हाथ में और वो तो वहाँ पर सफाई करके झाड़ू लगा के इस मुहिम का बाकायदा आगाज। वहीं जब इमरान ने इस मुहिम से पाकिस्तान को जोड़ने की स्पीच दी तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी की बातों को ही दोहराते दिखे। जिस तरह पीएम मोदी दुनिया के कुछ देशों में सफाई की मिसाल दिया करते थे, उसी तर्ज पर इमरान भी पाकिस्तान के लोगों को नसीहत देते नजर आए। यानी यहाँ भी उन्होंने पीएम मोदी की नकल कर ली। कभी हम विदेशों में जाते हैं तो हम आकर के कहते हैं, वाह कितना साफ सुथरा, कहीं गंदगी नहीं थी। तो मैं लोगों को पूछता हूं, साफ देखा, स्वच्छ देखा, आपको अच्छा लगा ना? बोले हाँ अच्छा लगा। मैंने कहा आपने किसी को गंदगी करते हुए देखा था? कूड़ा कचरा फेंकते हुए देखा था? पान की पिचकारी लगाते हुए देखा था? दुर्घटना नहीं देखता। तो मैंने कहा सफाई का रहस्य वहां के नागरिकों की डिसिप्लिन है। हम यूरोप जाते हैं, बाहर के मुल्कों में स्विट्जरलैंड, यूरोप, साफ है, वहां कोई गंदगी नहीं है, दरिया उनके साफ है, पोल्यूशन वहां कम है। और हम दिन ब दिन अपने मुल्क में गंदगी फेंकते हैं।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।